अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क की 19वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में भारत ने कैसे किया चुनौतियों का सामना, विशेष परिचर्चा में आज हम इस पर मंथन करेंगे कि आखिरकार अचानक आई महामारी ने देश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उपस्थित की और हमने इनका कैसे सामना किया। महामारी के माहौल में अफवाहों ने भी जन्म लिया और कई प्रकार की असत्य बातें भी फैलाई गई, लेकिन प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क ने इस बात का पूरा पूरा प्रयास किया कि सत्य और सही तथ्य ही जनता तक पहुंचे। हमने सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया और स्वयं से भी अनेक प्रकार के जागरूकता संबंधी आलेखों और वीडियो के माध्यम से पाठकों और दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाई। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में सभी से आह्वान किया था कि महामारी के प्रति असावधानी बरत रहे लोगों को सतर्क करें और बताएं कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। प्रधानमंत्री के आह्वान के संदर्भ में भी आज की इस परिचर्चा का आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क की 19वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस वेबिनार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपको आज की परिचर्चा कोरोना काल में भारत ने कैसे किया चुनौतियों का सामना को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको 19 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं, बधाई। बहुत आभार, बहुत आभार। देखिए, अभी जो मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, नीरज जी एक बात कह रहे थे। देखिए, यहीं से मैं विषय को प्रारंभ करता हूं। उन्होंने कहा आज के समय में भी स्थिति ये है कि जब कोई रैली होती है या कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो अक्सर देखा जाता है कि जो आवश्यक अपरिहार्यताएं हैं, मास्क हो अथवा सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग उसको कहें, तो लोग उसका सही ढंग से पालन नहीं करते। तो आप सोचिए कि जब यह महामारी सबसे पहले आई थी मार्च के महीने में, जब न ऐसी जागरूकता थी, आज 7-8 महीने के बाद भी उस ढंग की स्वीकार्यता हमारे आचरण में नहीं दिख रही है, जैसा कि अभी नीरज जी कह रहे थे। तो आप सोचिए उस समय में अगर जो लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन तुरंत नहीं लगाया जाता, कुछ का वक्त दे दिया जाता, आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश में 1.25 से 2 करोड़ लोग प्रतिदिन ट्रेन में चलते हैं और इससे ज्यादा लोग स्टेट की यानी राज्य परिवहन निगम की बसों में चलते हैं और ये कह दिया जाता कि 3 दिन या 4 दिन के बाद लॉकडाउन होने वाला है, उसके बाद जो भगदड़ मचती, जो असंतुलन होता, और उस समय ना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मास्क थे, ना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर थे और यह जागरूकता का स्तर न्यूनतम पे था, तो कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि सबसे पहले जो सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया जेट लॉकडाउन, तात्कालिक प्रभाव से जो लॉकडाउन लगाया, वो उस समय की आवश्यकता थी। क्योंकि एक और बात आप समझिए, जब जनवरी के महीने में इसने दस्तक दी तो फरवरी के महीने तक स्थिति ये थी कि सिर्फ हमारे यहाँ एक लैब थी पुणे में जिसकी टेस्टिंग हो सकती थी। बिल्कुल। आज तो फिर भी हमारे पास 800-900 से अधिक लैब हैं। आज देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कि इसकी टेस्टिंग की लैब ना हो। और आप कल्पना करिए उस समय पीपी किट का उत्पादन देश में होता ही नहीं था। सैनिटाइजर और मास्क बहुत न्यूनतम मात्रा में प्रयोग होते थे क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, केवल आईसीयू में प्रयोग होता था। जागरूकता नगण्य थी। और इसके साथ आप इस चुनौती को ऐसे समझिए, एक समय के लिए चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना का कोविड को लेकर एक थोड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है उसकी। चाइना को हटा दीजिए तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश उस समय, हम दुनिया के एकमात्र देश जहां 2/3 जनता आज भी गांवों में रहती है। हम दुनिया के इकलौते देश जहां अभी 2011 की जनगणना को माने तो 27% लोग निरक्षर, जो ये पढ़ ही नहीं सकते कि लिखा क्या है। हम दुनिया के एकमात्र देश जहां 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे। और आप इतना ही नहीं, आप ये समझिए हम दुनिया के एकमात्र देश जहां उस समय स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर और सुरक्षा कर्मियों पर बाकायदा हमले हो रहे थे। बिल्कुल। और जिसकी वजह से सरकार को एक विधेयक लाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ी। तो आप सोचिए इस चुनौती के सामने हम खड़े थे, हमारी क्या सिचुएशन थी। और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बड़े बड़े धुरंधर और बहुत उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के देश माने जाते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, उनकी हालत क्या थी, एकदम भरभरा के नीचे गिर रहे थे।
तो आप सोचिए उस चुनौती में से भारत जिस ढंग से निकल के आया है, इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए 4 चीजों की आवश्यकता थी। सबसे पहले थी एक फर्म रिजॉल्व, दूसरा था रिसोर्सेज, तीसरा था कोऑर्डिनेशन और चौथा था कंपैशन। कंपैशन इसलिए क्योंकि इसमें जीवन मृत्यु का प्रश्न था। बिल्कुल। हिंदी में हम कहें तो हमारे लिए ये सबसे पहले आवश्यकता थी संकल्प, फिर संसाधनों की, फिर समन्वय की और फिर संवेदना की। और आप देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सरकार ने इस विषय को आगे बढ़ाया। सबसे पहले जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन, जिसको आप कहें कि थाली बजाना, दिया जलाना, यह संकल्प शुरू करने का प्रतीक था। रिसोर्सेस की जब बात आई तो हमने इस कालखंड में यह स्थिति बनाई कि एक भी पीपी किट नहीं बनती थी। अब आज डेढ़ करोड़ पीपी किट बन चुकी हैं और 2 करोड़ और बनने की स्थिति में है। जो हमने बताया आपको कि एक लैब से हम 800 से अधिक लैब की स्थिति में पहुंचे हमने, और आज स्थिति हो गई कि सैनिटाइजर और मास्क का हम निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए। बिल्कुल। संसाधनों में बदलाव किया। आज देश में 15,000 से अधिक कोविड के अस्पताल, 12,000 से अधिक आइसोलेशन सेंटर उस समय तो नहीं थे, और 32,000 ऐसे बेड हैं जिनमें वेंटिलेटर्स की सुविधा है। पहले तो आप याद करिए तमाम ऐसे देश के जिले थे जहां पूरे जिले में एक भी वेंटिलेटर नहीं होता, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। बिल्कुल सही तो बात। आप सोचिए कि संसाधनों को पहले व्यापक रूप में स्थापित किया, उसके बाद समन्वय। तो आप देखिए कि चाहे मुख्यमंत्रियों से बात करना हो या राजनीतिक दलों से बात करना हो, सिर्फ इतना ही नहीं, चिकित्सकों से बात करना, विषय विशेषज्ञों से बात करना। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक गुरुओं से, खिलाड़ियों से, यहां तक कि जो अन्य सामाजिक एनजीओज और अदर हैं, सबसे बात किया ताकि समाज के वर्ग का एक ओपिनियन आ जाए। और उसके बाद जो भी उचित लगा वह निर्णय लिए गए। मैं उचित लगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिसकी समस्या का समाधान तो छोड़िए, स्वरूप भी किसी के सामने नहीं था। ये है क्या और किस रूप में हम इसको निपट सकते हैं। तो समन्वय का पूरा ध्यान रखा गया और हर चीज में पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ निर्णय लिया। और इतना ही नहीं, आप याद करिए सार्क देशों के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया। बिल्कुल। और आप याद करिए, आपने प्रधानमंत्री जी का वो एक दृश्य देखा होगा जिसमें उन्होंने नर्स से भी बात किया और नर्स एकदम विभूत हो गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री मुझसे तो ये इसलिए था कि एक सामान्य सुरक्षा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उसका मनोबल भी बढ़ना चाहिए। और वहां से लेके हम एक बड़े देश हैं तो क्षेत्रीय महाशक्ति भी हैं, तो हम आसपास के देशों के साथ भी क्या कोऑर्डिनेशन, उनकी मदद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं वो करने का काम किया। अब आप देखिए, जहां तक संवेदना की बात है तो स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए जो विधेयक लाना हो अथवा जिन लोगों की मृत्यु हो गई, हताहत हो गए, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी हो, सरकार ने इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान रखा और यह प्रयास किया कि इस विषय पे पूरी संवेदना के साथ काम करने का प्रयास किया जाए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें एक और बात मैं मानता हूँ, इसमें हमने नई चीजें भी देखी। उदाहरण के लिए अब इस समस्या का समाधान 2 तरीके से, एक तो वैक्सीन बने, बिल्कुल, दूसरा है कि आपके शरीर की जनरल इम्यूनिटी बढ़े। अब जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की जब बात आती है तो जो हमारा स्थापित एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है, इसमें जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की सामान्यता कोई दवा नहीं है। एट दी मोस्ट वो आपसे कह देंगे मल्टी विटामिन ले लीजिए, मल्टी जनरल कैप्सूल ले लीजिए। उसकी स्थापित जो मेडिसिन हैं वो आयुर्वेद और होम्योपैथी में। तो आपने देखा पहली बार भारत के इतिहास में औपचारिक और आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन को सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया। आप चाहे तो यह मेडिसिन ले सकते हैं, चाहे तो च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए हमारे लिए एक संयोग था, इस आपदा में एक अवसर भी था, यह यूं कहें कि पिछले 60-65 वर्षों से दुर्योग रहा। बहुत अच्छी बात थी कि उस जमाने में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना था, अच्छा प्रयोग था। परंतु क्या उसी समय में अगर हमने आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया होता और इस 50-60 सालों में हमने 50-60 पेटेंट कराए होते तो आज दुनिया में हम कहां खड़े होते। बड़ी बात कही थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आयुष मंत्रालय में
आयुर्वेद और सीएसआईआर जो सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये ज्वाइंट रिसर्च करेंगे ताकि उन दवाओं को क्लिनिकली बनाकर प्रूव किया जा सके। जी। तो हमने यह भी व्यवस्था की कि हम उसकी जब क्लिनिकल प्रूव करेंगे तो यह भी सिद्ध होगा कि हमारे शरीर में वो आज के पैरामीटर्स यानी जो एलोपैथिक पैरामीटर्स हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उसके अनुसार उन दवाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी जी। दिखेगा। अब अगला प्रश्न है वो उगेंगे कहाँ? जी। तो सरकार ने हर्बल प्लांटेशन के लिए बाकायदा 5,000 करोड़ रुपए की एक योजना का प्रावधान किया और जी। गंगा घाटी मतलब गंगा नदी के दोनों तरफ के इलाके में 800 किलोमीटर तक के एरिया में प्रावधान करने की व्यवस्था भी की है। तो मैंने जी। सिर्फ ये कहने का प्रयास किया कि इस कालखंड में हमने यह भी एक कोशिश की है कि संसाधन तो बढ़ाए, परंतु इसमें जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, जो जी। स्थापित ज्ञान है, जिसमें आयुर्वेद और इन चीजों का है, इसको भी हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में इस प्रकार की अब मान लीजिए वायरस तो है, एक वैक्सीन आया, आप वैक्सीन निकाल लेंगे। जी। अब इबोला आया था, मान लीजिए कल के दिन कोई दूसरा वायरस आ गया, तब जी। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखनी है तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की व्यवस्था के एक साइंटिफिक एनालिटिकल रिसर्च बेस अभी से तैयार करना होगा। जी। सरकार ने वह व्यवस्था भी की है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए और आगे भी हम ऐसे ही सार्थक आयोजनों के ज़रिए जागरूकता फैलाने का कार्य करते रहेंगे। आज की इस परिचर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत आभार।